हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज 29 जनवरी 2023 है और आज सीटेट का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस शिफ्ट में जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को लेकर आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम सीडीपी देखेंगे। फ्रेंड्स, आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं है पूछा है ना। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का, उसमें कितने चरण बताए थे और कौन कौन से चरण बताए थे। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो नहीं वाला आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको थियोरी में करवाया हुआ था। कोहलबर्ग ने 3 चरण बताए थे नैतिक विकास के। पहला पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत या उसको गैर परंपरागत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में एक फोर्थ दिया होगा आपको, अपारंपरिक चरण। तो अपारंपरिक जैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो इसका आंसर अपारंपरिक चरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत में अच्छी होती हैं, यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, यह वाक्य दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर बायसनेस, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है ना, ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है अलग अलग क्वेश्चन बना करके। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ के जाइए। जिस भी क्वेश्चन में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाएगा, किसी भी काम को लेकर हो, भले ही पढ़ाई को लेकर हो, भले ही घर के किसी काम को लेकर हो, या फिर स्कूल में किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने को लेकर हो, तो इसका आंसर यही होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता जो पुराने समय से चली आ रही है और जो कि बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। देखिए, दृष्टिबाधिता यानी कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आंसर होगा छोटे अक्षरों वाली पाठ्यपुस्तक। ये जो है लाभदायक नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी कौन सी है। तो वो है फ्रेंड्स विद्यालय। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम एजेंसी कौन सी है, तो वो होती है परिवार यानी कि फैमिली। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पुरस्कार पाने के लिए किसी काम को करना, ये होता है फ्रेंड्स बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अब देखिए अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य होती है और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा तो वो होती है फ्रेंड्स जब व्यक्ति किसी काम को इसलिए करता है ताकि उसे पुरस्कार मिले या फिर उसको पैसे मिले, मतलब रीज़न कुछ बाहर होगा, व्यक्ति के अंदर नहीं होगा। बट अगर आपसे पूछ ले आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, तो ये जो अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति के अंदर से होती है, उसकी रुचि को लेकर के होती है। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अंदर से रुचि है कि जितना मुझे नॉलेज है वो आप लोगों तक भी पहुंच सके, तो इसको आप बोलेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल कौशल का उदाहरण बताइए। तो फ्रेंड्स, पैरों पर संतुलन करना ये स्थूल कौशल होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो स्थूल कौशल है इसके साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म कौशल। ठीक है, सूक्ष्म कौशल। अब इनको पहले आप इंग्लिश में भी याद रखिए। सूक्ष्म कौशल होता है फाइन मोटर स्किल्स, और जो स्थूल कौशल है ना इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो देखिए फाइन मोटर स्किल्स वो मोटर स्किल्स होती हैं जिनमें व्यक्ति छोटे छोटे काम करता है, मतलब व्यक्ति जब काम कर रहा है तो उसकी बॉडी की छोटी मसल्स यूज़ होंगी। लाइक व्यक्ति कुछ लिख रहा है, ठीक है, लिखते हुए या सिलाई बुनाई करते हुए, कढ़ाई करते हुए, जब फिंगर से यानी कि बॉडी की छोटी छोटी मसल्स जहाँ पर यूज़ हो रही हैं वो फाइन मोटर स्किल्स होंगी। और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जब व्यक्ति के बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती हैं ना वो यूज़ होती हैं, जैसे रनिंग में, जंपिंग में, ठीक है, दौड़ने में। तो ये सब क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आती हैं जहाँ पर आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है फ्रेंड्स, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जीववादी दृष्टिकोण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जीववादी दृष्टिकोण क्या होता है। इसको बोलते हैं एनिमिज्म। ठीक है, आपने ये पियाजे की थियोरी में भी पढ़ा होगा, मैंने भी आपको करवाया था कि बच्चे के अंदर एनिमिज्म का गुण होता है। और वो कौन सी स्टेज में आता है? वो आता है प्री ऑपरेशनल की स्टेज में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये क्या होता है, ज़रा इसे देख लेते हैं। जीववादी दृष्टिकोण में निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। जीववादी दृष्टिकोण में बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। निर्जीव चीज़ों में भी प्राण होते हैं, उसको ये लगता है। साथ में निर्जीव चीज़ें मनुष्य की तरह सोच सकती हैं, उसको ये भी लगता है। और उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ों में संवेग होते हैं। कहने का मतलब है टोटली जीववाद यानी कि एनिमिज्म वो होता है जिसमें बच्चे को लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी सजीव हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम पर बहुत सारे नोट्स शेयर किए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो वो करती है फ्रेंड्स बहुभाषावाद को, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे समाज में अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, यह वाक्य किससे संबंधित है? ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा बोलते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की को लेकर मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। SCL करके एक न्यूमोनिक याद करवाया था। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, समाज, संस्कृति और भाषा। कहीं पर भी समाज, संस्कृति और भाषा को लेकर पॉजिटिव चीज़ आपसे पूछ रहा हो तो आप सीधे टिक करेंगे आंसर लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में अमूर्त चीज़ों के प्रति तर्क लगाना कौन सी अवस्था में स्टार्ट होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी ना डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये जो 4th स्टेज है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ पर बच्चा अमूर्त चीज़ों के प्रति लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। आप कह सकते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर इसी स्टेज में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में सहायता करता है? तो वो है फ्रेंड्स विविधता को महत्व देना। ठीक है, डाइवर्सिटी को आप इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग संस्कृति का होता है, अलग अलग माहौल से आता है, हर किसी की मदर टंग अलग होती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, इसको इम्पोर्टेंस देना है, इसको अच्छा मानना है। ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए चलना है टीचर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती? देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में ना नेगेटिव वाले क्वेश्चन, नहीं देती वाले, ये बहुत आते हैं, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो जो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं, ये जो है सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं, बल्कि ये नकारात्मक योगदान देंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप टैग वर्ड से भी कर जाएंगे। मैंने टेलीग्राम पर PDF शेयर किया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स का, तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ टैग वर्ड्स बताए थे। जहाँ भी परीक्षा केंद्रित कठोर, जहाँ पर भी रिजिडिटी, कठोर, कंठस्थ, रटना, ये चीज़ें होंगी, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और जहाँ पर बच्चा एक्टिव है, खुद से क्रिया कर रहा है, बच्चे के जीवन से संबंधित चीज़ें बच्चों को बताई जा रही हैं, तो ये होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, वह क्या होगा? शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, उसका लगाव इन चीज़ों से नहीं होगा अगर उसके अंदर अधिगम असहायता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को किसी वाक्य को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उसमें कौन सा अधिगम विकार विद्यमान है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे अधिगम विकार हैं फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्फेजिया वगैरह, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको सारे समझाए हुए हैं। ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सूक्ष्म कौशल का उदाहरण बताइए
देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूक्ष्म कौशल या इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म गतिक कौशल है ना, ये फाइन मोटर स्किल्स होता है। और एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, लिखना, सिलाई बुनाई करना, ये चीज़ें फिंगर से, मतलब आपकी बॉडी की जो छोटी छोटी मसल्स जहाँ पर यूज़ हो रही हैं वो सूक्ष्म कौशल होगा। और आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स जहाँ यूज़ होंगी उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे, जैसे रनिंग में, जंपिंग में, ठीक है, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको आपको डिटेल में समझा देती हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ना रिपीटेडली अलग अलग शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने नोट करे हैं, ठीक है। देखते हैं। अधिगम विकार, वैसे मैंने डिटेल्ड वीडियो में आपको ये करवाए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें से कुछ मैंने लिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के लिए। सबसे पहला डिसग्राफिया, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया, यानी कि ये राइटिंग डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, जहाँ भी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, गणित में गणना करने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिसकैलकुलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अफेजिया, या फिर इसको डिस्फेजिया भी बोलते हैं। तो जब बच्चे को भाषा में प्रॉब्लम आती है, यानी कि लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम, भाषा को समझने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो उसके अंदर क्या होगा, अफेजिया या फिर डिस्फेजिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रेक्सिया, जिसको हम डिस्प्रेक्सिया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है गामक कौशल से संबंधित विकार, ठीक है, कोई भी शारीरिक क्रिया करने से संबंधित विकार। अगर बच्चे को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो होता है अप्रेक्सिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसमॉर्फिया। तो फ्रेंड्स, ये होता है जब बच्चे को किसी चीज़ को लेकर भ्रम होने लगता है, तो भ्रम की स्थिति जहाँ पैदा होती है वहाँ पर डिसमॉर्फिया अधिगम विकार होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन सभी को समझ गए होंगे। एक यहाँ पर नहीं लिखा है बट वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है डिस्थीमिया, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। डिस्थीमिया ये होता है जब बच्चे को स्ट्रेस होता है, यानी कि तनाव होता है, तो उसके अंदर जो अधिगम विकार होता है उसका नाम होता है डिस्थीमिया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लर्निंग डिसऑर्डर जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये सभी समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है इधर डिस्थीमिया, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स और नोट किए हैं फ्रेंड्स मैंने, जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ADHD आपसे काफ़ी पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। क्या कहा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब बच्चा किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा देर तक एक जगह पर नहीं बैठ सकता, मतलब उसकी अटेंशन पावर बहुत कम होती है, ज़्यादा देर तक कहीं पर भी अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता है, उसको हम बोलते हैं ADHD, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटिज्म की। फ्रेंड्स, ये भी डिसऑर्डर हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये भी विकार हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं कभी कभी। अब दूसरा है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जब बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि संप्रेषण में प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलते हैं हम ऑटिज्म, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो बच्चा होता है वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से बातचीत नहीं करता है। उसके घर पे कोई आ जाए वो उनसे बातचीत नहीं करेगा, उसे सोसाइटी में कहीं जाना है वहाँ उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली जब बच्चे को अकेले रहना अच्छा लगता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटिज्म। और इसमें क्या होता है, बच्चे को सोसाइटी में कम्युनिकेशन में बाद में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CCE। फ्रेंड्स, ये जो CCE है ना, यहाँ पर तो आप लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि CCE के अंदर से घुमा घुमा करके सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में एक एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। CCE का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फ्रेंड्स, ये मैंने हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी एंड साइंस पेडागोजी की प्लेलिस्ट में भी आपको करवाया है। ये एक अलग से टॉपिक, अलग वीडियो बनाई है, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत लॉन्ग है, ठीक है।
जो सतत मूल्यांकन होता है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, वो दो प्रकार का होता है, एफए एंड एसए। एफए होता है फ्रेंड्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इसी को कहा जाता है, ठीक है, सीखने के लिए असेसमेंट। एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है एसए, यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, ये होता है। दूसरा ये जो व्यापक मूल्यांकन है ना, कॉन्टिन्यूस मैंने बता दिया। अब जो दूसरा वाला सी है, कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्कोलैस्टिक और एक होता है को स्कोलैस्टिक, यानी कि शैक्षिक एंड सह शैक्षिक। अब ये जो शैक्षिक होता है ना, यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है ओनली पेन पेपर टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और जो को स्कोलैस्टिक होता है, यानी कि सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है, इसमें बच्चे का मूल्यांकन उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देखकर होता है। पेन पेपर टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में उसकी सोशल एक्टिविटीज़, वो खेलने में कैसा है, कम्युनिकेशन में कैसा है, डिबेट में कैसा है, उसके पूरे दिन की दिनचर्या देखी जाती है। तो ये होता है फ्रेंड्स को स्कोलैस्टिक, ठीक हो गया। आई होप ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी के बारे में। हिंदी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो व्याकरण सीखा जा सकता है फ्रेंड्स संदर्भ में। अगर आप ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, संदर्भ में पढ़ाएंगे, तो बच्चे उसे अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह कथन संबंधित है नोम चॉम्स्की से, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे के अंदर LAD होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो 5 ईयर तक एक्टिव रहता है एंड आफ्टर 5 ईयर ये वीक होने लगता है, ठीक है, कमज़ोर होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी एंड हिंदी पेडागोजी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो 22 भाषाएं हैं ना, इनमें से 6 भाषाएं आपकी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं भी इनको कहते हैं। तो वो 6 लैंग्वेज कौन सी हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मैंने न्यूमोनिक लिखा है ओनली, डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। आप याद रख सकते हैं SKMOTT ऐसे, ठीक है, याद हो जाएगा ना, SKMOTT। देखिए S फॉर होता है संस्कृत हो गया, K फॉर कन्नड़, M फॉर मलयालम, O फॉर उड़ीसा, उड़िया कह सकते हैं लैंग्वेज, T फॉर तेलुगु एंड T फॉर तमिल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो 6 भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेज हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इनमें से कोई एक लैंग्वेज उठाकर आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है या फिर शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में समावेशन से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण को रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है, ठीक है। भाषा शिक्षण का होगा यहाँ पर, को नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो फ्रेंड्स वो नहीं होगी मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? तो यह जो है संज्ञानात्मक रूप से लाभकारी है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों की सहायता से पहली भाषा को अर्जित किया जाता है, यह भाषा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स पहली भाषा हमारी कहलाती है मातृभाषा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं मदर टंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची किसी विशेष सूचना को जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर बच्ची विशेष सूचना को पढ़ रही है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर फोकस कर रही है, तो उसे हम कहेंगे बारीकी से पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके फादर कहे जाते हैं जॉन डीवी, ठीक है, आप याद रखेंगे। इन्होंने शिकागो में लैब स्कूल भी खोले थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए।
इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ में ब्लूम टैक्सोनॉमी, फ्रेंड्स ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पढ़ के जाइएगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर सारी चीज़ें ही करवाई हुई हैं, आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, लर्निंग के 3 एस्पेक्ट बताए थे, जिसका न्यूमोनिक है कैप, CAP, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, P फॉर साइकोमोटर, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक एंड शारीरिक या फिर मनोगत्यात्मक भी कह देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ के जाइए। इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो फर्स्ट वाला है, यानी कि कॉग्निटिव। ठीक है, ये आप पढ़ के जाइएगा। इसके इन्होंने 6 लेवल दिए थे, वो सब मैंने आपको करवाया हुआ है। आई होप आपने वो सब पढ़ा होगा। NEP 2020, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ में सुबोपली, ये क्या है बताइए, आप मुझे कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। जब हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट पूरी मैंने करवाई थी ना, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से भाषाई कौशल बताए थे, तो ये उन्हीं के अंदर आते हैं। इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करती है। तो आंसर है, इसमें गणितीय समस्याएं जो कि बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो, उनको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, इससे भी क्वेश्चन रिपीटेडली बन रहे हैं। तो इसका उपयोग करते हुए निम्न में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। आंसर होगा, स्थान यह दर्शाता है कि श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। बेसिकली जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है ना, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी शेप को चेंज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी शेप हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर पहली आकृति बदल रही है तो दूसरी आकृति भी बदल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो आंसर है, समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घर से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न का उपयोग निम्न में से किन तरीकों से हो सकता है। तो आंसर है, एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, तथा वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए। ठीक है, इतने सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए सुसंगत एवं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी क्या होता है, एम्बिशियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी से निर्धारित करता है। तो ये वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है। तो फ्रेंड्स वो है विजुअलाइजेशन की स्टेज में, यानी कि हिंदी में बोलते हैं चाक्षुषीकरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा चाक्षुषीकरण। ठीक है, वैन हीले ने ज्यामितीय तर्क का मॉडल दिया है, तो उसमें लेवल दिए हैं कुछ, वो भी आपने पढ़े होंगे। 4 लेवल हैं, 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये जो लेवल हैं, लेवल 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड स्टेजेस हैं टोटल 5, इन्हीं को बोलते हैं। तो पहला है विजुअलाइजेशन, फिर है इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहला है फ्रेंड्स जो 0 लेवल है विजुअलाइजेशन, दूसरा है आपका एनालिसिस, तीसरा है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, चौथा है आपका फॉर्मल डिडक्शन एंड 5वां स्टेज है आपका राइगर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाइए। मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट में ये मैंने आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। तो आंसर होगा, गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन, इन सभी को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैथ्स पेडागोजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी अलग होती है, बट मैथ्स की पेडागोजी जो है अदर सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। ठीक है,
तो मैथ्स की पेडागोजी में जो अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इन टॉपिक से अदर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। ये ओनली मैथ्स पेडागोजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कलन विधि, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एल्गोरिदम, ठीक है। सबसे पहले आप ये याद रखिए, ये नेगेटिव चीज़ होती है। अगर आपसे मैथ्स की पेडागोजी में क्वेश्चन पूछ ले तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो देखिए कलन विधि होती क्या है। जब एक समस्या को सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कलन विधि, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है, देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें यह होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो उनका आंसर वही रहेगा। ये योग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, यानी कि एडिशन के लिए। जैसे कहने का मतलब है 2+4 लिख दो या फिर 4+2 लिख दो, आंसर सेम ही आना है। दोनों का आंसर क्या आया, 6 आ गया, है ना। तो ये यही होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर आप क्रम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं संवरक गुणधर्म। संवरक गुणधर्म क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें यह होता है कि आप याद रखेंगे, डेफिनेशन लिख लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये होता है फ्रेंड्स संवरक गुणधर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथ्स में आपसे कंटेंट भी पूछा जाता है ना। तो कंटेंट में नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हें आप अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि इन्हीं से आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में जैसे कि आप जानते हैं 15 का पैसेज रहता है, जिसमें से एक पोयम रहती है, ठीक है, इसमें से भी एक पोयम रहती है। और जो बच्चे 15 मार्क्स इसकी रहती है पेडागोजी। तो देखिए पेडागोजी में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही निपुण भारत से क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स निपुण भारत टॉपिक तो मैंने भी आपको करवाया है 4-5 दिन पहले, लगभग 2.5 के स्टूडेंट्स ने देख लिया है। आप भी देख सकते हैं क्योंकि इस बार ये सीटेट में नया टॉपिक है और इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए LSRW, ये वही है जो मैंने आपको इंग्लिश की पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ करवाया था। इन्हें हम बोलेंगे लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड, फ्रेंड्स ये जो प्रत्यक्ष विधि है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को कोई टारगेट लैंग्वेज सिखानी है तो क्लासरूम में जो है टारगेट लैंग्वेज पर ही डिस्कशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, तो जो कम्युनिकेशन होगा ना क्लासरूम में वो इंग्लिश में ही होगा। तो यही होता है डायरेक्ट मेथड, नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी मेथड्स आप देख के जाइए, मैंने आपको सारी मेथड्स ऑलरेडी करवाई हुई हैं। NEP 2020 से इंग्लिश में भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम जो अपकमिंग सीटेट आएगा उसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।